हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि हम लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज़ में जियोग्राफी भूगोल में नया टॉपिक जो कि है मानसून। आज हम जानेंगे मानसून और वर्षा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मानसून के लिए कुछ बेसिक बता देते हैं। जैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसिम, किससे? मौसिम शब्द से, जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु। ठीक है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवा होती है उनमें परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का 92% कितना? 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, जो कि जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। ठीक है। और यह दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसका प्रारंभ केरल राज्य से शुरू होता है। आज भी भारत में जो कृषि वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकांश भाग में वर्षा पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई किससे? अरबी भाषा से, हिंदी भाषा से, स्पेनिश से या आंग्ल से? तो हमने अभी पढ़ा अरबी भाषा से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? तो हमने अभी जाना कि केरल से सबसे पहले यह एंट्री करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ठीक हैं, और जो आर है वह इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नीचे दिए हुए भारत का एक मानचित्र है, उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं कि 1 क्या है? अबाउट 27, 2 क्या है? 25 to 27, 20 फिर 3 क्या है? 22 to 25 और 4 क्या है? बिलो 22। तो इस मानचित्र में दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। शीतकालीन वर्षा के संबंध में, दाब के संबंध में, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या है या माध्य ताप है। ठीक है। तो बताइए क्या है? शीतकालीन वर्षा है, दाब है, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या है या माध्य दाब है? बताइए दोस्तों, क्या बताएंगे इसको आप? तो अगर इसका आप उत्तर जाने तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आपका डी। क्या होगा? डी, क्योंकि ये क्या है? ये माध्य दाब है। क्या है? माध्य ताप। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निर्देश है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनिए। पहला दावा क्या है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। क्या ये सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। जो भारत की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। नेक्स्ट कारण क्या है? भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। क्या भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है? नहीं, बीचों बीच नहीं है, क्योंकि जो बीचों बीच अक्षांश होंगे वो बेसिकली 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर होगा। जबकि आपको पता है कि आपके भारत की जो भूमि का विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो दूसरा गलत है। इसका मतलब आपका सिर्फ ए सही है और बी गलत है। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सी? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा होती है दोस्तों। ठीक है। अब शीतकाल में क्या हो जाता है, इसकी दिशा बदल जाती है और वह दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्पण, जिसको आप ड्रॉज कहते हैं, कर्षण, इसके कारण प्रभावित होता है। तो किसके कारण होता है? दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, पश्चिमी हवाओं के कारण, या व्यापारिक हवाओं के कारण। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में उच्च तापमान के कारण क्या होता है, भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिससे कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है। चलिए 7, ये एक फिगर आप देख रहे हैं, क्या है? जलवायु आरेख है। क्या है? जलवायु आरेख। तो इसमें आप 4 चीज़ें देख रहे होंगे, एक ये वाहक है, एक ये तीक्ष्ण है, ये शीत और नम है, और ये आपकी उमसी, जिसको आप उमस कहते हैं। ठीक है। अब नीचे लिखा क्या है, किस क्षेत्र के प्रसंग में है? भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का दक्षिण क्षेत्र है, या भारत का मध्य केंद्रीय क्षेत्र है, या भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है बताइए? यह भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। क्या है? भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो दोस्तों अगर वर्षा की बात करें, मानसून की बात करें, तो आपका लेह सबसे सूखा स्थान है। ठीक है। और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल, मतलब सूखा स्थान माना जाता है। ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि ये हिमालय पे है तो ये कभी सूखा रहता ही नहीं होगा, यह सबसे कम वर्षा पाने वाला स्थान है। ठीक है। चलिए, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। बताइए, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की जो समताप रेखा है वह कितना ताप रखती है? तो कितना? 21 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। तो उसका ताप होता है दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस। कितना? 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक मानचित्र दिया गया है, इसमें बताना है कि छायांकित क्षेत्र जो आपका ये क्षेत्र है, इसमें जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। कितना? 22.5 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक, या 25 डिग्री से 27.5 डिग्री तक, 27.5 से 30.0 तक, या 30.0 से 32.5 तक। तो इसमें जो जगह दी हुई है, इसमें जुलाई माह में 25 डिग्री से 27.5 डिग्री के बीच तापमान परिवर्तित होता है। ठीक है। चलिए ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मतलब कौन से क्षेत्र में दिन में सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
तो कहाँ पाया जाता है? आपको पता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ दोपहर के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर मैं आपको सूचना दूं तो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। ठीक है, तो क्या होगा? नवंबर से दिसंबर तक। क्या होगा? नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 के बाद 14। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका है कि जो स्थल है और समुद्र है उसका विभेदी तापन। क्या है? स्थल है और समुद्र है उसका विभेदी तापन। यह ही कारण है जिसकी वजह से भारतीय मॉनसून में मौसमी विस्थापन होता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। ठीक है, अब इसकी 2 संकल्पनाएं हैं, एक है तापीय संकल्पना, एक है नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना क्या होती है दोस्तों? जैसे मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना क्या होती है? जो कि मानसून की हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ध्यान देना, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? आपने देखा कि शिमला में तो कंपैरेटिवली मौसम ठंडा रहता है और अमृतसर में कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म रहता है। तो इस जलवायु में जो उनकी भिन्नता है उसका क्या कारण है? उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता या उनकी समुद्र से दूरी? शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट कारण है वह है ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, क्योंकि शिमला ऊंचाई पर है अमृतसर से। ठीक है, और ओबियस सी बात है प्रदूषण तो कम है शिमला में, तो प्रदूषण से भी तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो होगा ऊंचाई में भिन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। क्या यह सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में जो मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में जो मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा, जैसे कि सेकंड है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भी ठीक है। तो इसमें आपका पहला भी ठीक है कि दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, और दूसरा भी ठीक है कि वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इसमें दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डायपोल
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आईओडी इंडियन ओशन डायपोल, परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल को भारतीय नीनो, इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म एवं ठंडा हो जाता है। जबकि यहाँ क्या लिखा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर में विशेषित होता है। दूसरा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, यह परिघटना एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। तो आपका ऑप्शन 2 ये सही हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब केवल 2 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो कौन सी जलवायु का फैलाव छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, या उपाद्र तटीय, या उपाद्र महाद्वीपीय? तो कौन सी है, बताइए। वैसे तो भारत में अगर विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बात की जाए तो आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आपके पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर क्षेत्र, उड़ीसा पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। लेकिन उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान आता है, जिसमें कि आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत, उपाद्र तटीय के अंतर्गत आपका इसमें क्या आता है? उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आ जाता है और उपाद्र महाद्वीपीय के जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में होता है। तो ऑप्शन क्या आया कि छत्तीसगढ़ में कौन सा? आर्द्र दक्षिण। छत्तीसगढ़ में क्या है? आर्द्र दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना, ये चारों ही फैलाव जो पाए जाते हैं जलवायु के, आर्द्र दक्षिण पूर्व कहाँ पाया जाता है? यह आपके पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में है। उपाद्र संक्रमणीय ये आपका गंगा मैदान जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत क्या आते हैं? कोरोमंडल तट आता है। और उपाद्र महाद्वीपीय के अंतर्गत इसमें आती हैं आपकी ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? कौन सा मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपका होगा छत्तीसगढ़ बेसिन दोस्तों, क्योंकि यह मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पश्चिमी घाट से टकराने के बाद 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती हैं और दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। तो आपके लुधियाना और अहमदाबाद में नहीं होता, कोच्चि और तेजपुर में होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। कोच्चि में 3228 मिलीमीटर कितनी
3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800 मिलीमीटर, लुधियाना में 730 और तेजपुर में 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसलिए कोची एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, इसलिए आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव ज़्यादा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है पहला साफ आकाश से। क्या है सही है? साफ आकाश से आप मानसून का निवर्तन इंगित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, बिल्कुल। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, बिल्कुल। तो ये तीनों आपके सही हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तो क्या होता है, तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। फिर मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं, जिनको आप इंग्लिश में वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच जो हवाएं बहती हैं उनको हम पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहते हैं। फिर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु संहिता, जिसको आप मॉइस्ट एयर मॉसेस कहते हैं, वह पछुआ हवाओं के भाग हैं। बिल्कुल सही कहा, यह इनके भाग हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरट्रॉपिकल। क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको आप ITCZ कहते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कहाँ पर स्थित है? व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, या ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, या भूमध्य रेखा पर। तो किस क्षेत्र को या किस क्षेत्र पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि अंत इसको आप कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हिंदी में कहते हैं अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कौन? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर हैं, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह तो होगा सिर्फ पहले वाला कथन इसका सही है, बाकी दो गलत हैं। लेकिन इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वह थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भरी आंधियाँ लाती है। अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा में अनुसार होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, इसलिए मानसून पवन सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति ही धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका वर्षा से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ पर? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। तो हमने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताया था असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। और ये बात हो रही है उत्तर पूर्वी मानसून की, न कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है उसमें सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों वह होती है आपकी, बताइए, सिक्किम में। कहाँ पर? यहाँ पर जो 4 राज्य दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा सिक्किम में होती है। ठीक है, इनमें तो अरुणाचल प्रदेश में 2933, सिक्किम में मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, सिक्किम में 2971, केरल में 2924 और जम्मू कश्मीर में 1205। ये ध्यान देना दोस्तों आप कि हिमालय के बिल्कुल समीप, क्या हिमालय पर होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में सबसे कम वर्षा होती है। और हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि लेह भारत का शुष्क स्थल कहा जाता है। ठीक है, वैसे अगर देश में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है वह पाई जाती है मेघालय में। याद रखना, कहाँ पर? मेघालय में। कितनी होती है? 3837 मिलीमीटर। कितनी? 3837 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीचे स्थानों में के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? मान लो एक तरफ मुंबई, एक तरफ बेंगलुरु और चेन्नई हो गए, एक तरफ मुंबई और विशाखापत्तनम, एक तरफ अजमेर और शिलोंग, एक तरफ नागपुर और कोलकाता। तो अगर बात की जाए आपका अजमेर 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर और शिलोंग, ये दोनों एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, किंतु अजमेर की वार्षिक वर्षा तो है कुल 60 सेंटीमीटर और जबकि शिलोंग की है 143 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? सी। क्या ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। क्या है? 63 सेंटीमीटर। और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो यह संदर्भित केंद्र है कहाँ? इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी, कोलकाता। इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी, कोलकाता। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। याद रखना, चेन्नई का सर्दियों में 24 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा वहाँ वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर के तापमान का प्रश्न के तथ्यों में साम्य प्रदर्शित नहीं होता, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वह चेन्नई हो जाएगा। याद रखने योग्य बात है दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा कि चेन्नई सर्दियों के समय में भी 24 डिग्री सेल्सियस रहता है और
गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस, बारिश 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का, क्या है, सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना, ये 4 जगह आपको दी गई है। कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना। तो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कोची में 250 सेंटीमीटर, कोलकाता में 150, पटना में 100 और दिल्ली में 50 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31, आम्र वर्षा, जिसको आप मैंगो शॉवर कहते हैं, यह किससे संबंधित है? आमों की बौछार से, या आम के टपकने से, या बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, या आम की फसल से? तो किससे है ये? आम की फसल से संबंधित है। आम वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून से पहले वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाली खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, जबकि आपका मानसून कब आता है? वह जून से आता है। ठीक है, इस वर्षा में आम की बोरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं, अतः आम की फसल अच्छी होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेह। और लेह में कितनी होती है? लेह में कुल 9 सेंटीमीटर, पूरे देश में सबसे कम वर्षा होती है। अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में कितनी बताई थी? 1205 मिलीमीटर। ठीक है, 1205 मिलीमीटर। लेकिन लेह में सेंटीमीटर में बात करें कितनी? 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे जैसलमेर लिखा हुआ है दोस्तों, तो जैसलमेर में कुल 10 सेंटीमीटर, मतलब उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा पाई जाती है। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे कम जो वर्षा होती है सालाना, वह जैसलमेर में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 आता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? अभी हमने पढ़ा लेह में होती है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो कहाँ पर है? मेघालय में। और हमने पढ़ा था कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और मेघालय में ही एक जगह है मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। इससे पहले चेरापूंजी था। ठीक है ना, अब मौसिनराम है। और ये चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। क्या है? सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट में होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है और मेघालय में। ये तो आपने अभी पढ़ाई है कि मेघालय में होती है। तो हिमालय क्षेत्र में होती है और पश्चिमी घाट में होती है। हिमालय कौन से क्षेत्र में? पूर्वी हिमालय में। ठीक है, चलिए भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। क्यों? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में होने वाली वर्षा 92% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? सिर्फ 4 महीने भरपूर बारिश का समय होता है। तो इसमें पहला भी सही है,
जिसमें कि पानी का तेजी से बह जाना, दूसरा भी सही है भाप बनकर उड़ जाना, और तीसरा भी सही है कि 4 महीनों के लिए ही जोर से होना। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए कि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है, तो वह कुल 110 सेंटीमीटर आती है पूरे वर्ष की। ठीक है ना, क्योंकि 8 महीने नहीं होते, सिर्फ 4 महीने होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? स्वच्छालन, शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, या वर्षा के जल का संचयन, या जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो दोस्तों हम सब जानते हैं अगर हम वर्षा के जल का संचयन कर लें, उसको इकट्ठा कर लें, तो उससे जल प्रबंधन में काफ़ी सुधार हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी युक्ति है आपकी? वर्षा के जल का संचयन ही एक ऐसी युक्ति है जो कि भारत में लागत का अधिकतम लाभ दे सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो दोस्तों जो 200 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर की जो औसत वर्षा होती है वह जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी के उत्तर और राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी के उत्तर में और राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती है। कितनी? 200 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत, निम्न में से, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसका क्वेश्चन आपका ये जम्मू कश्मीर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो कितने घटता बढ़ता है? ऑप्शन 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 या 150 से 300। तो दोस्तों भारत के जो औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने के बाद अगर यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित करता है, 100 से 200, तो 100 से 200 किस में आती है? यह आती है आपकी ऑप्शन ए में, जो कि मतलब इसके आसपास है, इसके आसपास है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ आती है दोस्तों आपकी अजमेर, सवाई माधोपुर, सोजत या बालोतरा। तो बाढ़ आती है आपकी बालोतरा में। कहाँ पर? बालोतरा में। और ये बालोतरा है कहाँ? ये बालोतरा आपका 55 क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। कहाँ पर है? ढलान की पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ आती है। भारत में मरुस्थलीय, अब इसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि झारखंड में वर्षा किस मानसून में आती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून में आती है? उत्तर पूर्वी में या दक्षिण पश्चिम में? बताइए। तो इसका जवाब भी आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है कितने जिलों में? 11, 14, 17, 21। 11, 14, 17, 21। तो 21 जिलों में, कितने में? 21 जिलों के 231 ब्लॉकों में यह क्रियान्वित है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि चल रहा है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कब शुरू की गई थी?
1977 से 1978 मतलब 77-78 में 1977-1978 में प्रारंभ की गई थी और 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में अगर बात करें तो देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है, जबकि 94-95 तक यह कार्यक्रम सिर्फ 5 राज्यों के 21 जिलों के 231 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। तो याद रखना, अगर अब बात करें तो अब 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है। 7 राज्यों के 40 जिलों में, ठीक है ना। चलिए, ये 21 जिले जो थे ये आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सम्मिलित होने से पहले की बात थी, ठीक है ना। चलिए 43 निम्न भारतीय मौसम विज्ञान क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। किस प्रकार? 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक, 24 घंटे में 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक, या 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक, या 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर की वर्षा होती है तो उस स्थान को हम वर्षा का दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है, ठीक है। 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है तो। नेक्स्ट 44 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन क्या है? गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। अगर पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलें तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें ए सही है और जो आपका आर है यह उस ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए 45 एक मानचित्र फिर आ गया आपका दोस्तों। इसमें एक चित्र में क्या है कि यह एक समवर्षा रेखा, अखिल भारतीय जल विभाजक या राष्ट्रीय राजमार्ग का संयोजन या प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन जो इसमें दिखाया गया है ये वास्तव में है क्या? तो ये आपका अखिल भारतीय जल विभाजक है। क्या है? अखिल भारतीय जल विभाजक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 सूची दी गई है दोस्तों। एक तरफ जलवायु परिस्थितियां दी गई हैं, एक तरफ उनके कारण दिए गए हैं। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, हिमालय में हिमपात है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून, तुंगता, पश्चिमी दाब, समुद्र से दूरी, अक्षांश। तो अगर इसमें बात की जाए आपकी तो दैट मीन्स कि जो आपको कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि वे अक्षांशीय है। क्या है? चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। चेन्नई अधिक निकट है कोलकाता से। किसके? आपके विषुवत रेखा इक्वेटर पर, ठीक है। नेक्स्ट, तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा, क्या है? अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालय ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती हैं। जैसे जैसे समुद्र से दूर बढ़ती जाती हैं आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिम अवदाब से प्रभावित होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, A5, B2,
C4D3, A5B2C4D3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो। मृदा बंध, भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भूम जल का पुनः पूरण होता रहे। गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो कौन सा है इसमें? आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। ठीक है, 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। ये बात भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49 भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर से या लौटते मानसून से। तो दोस्तों भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो मुख्यतः होती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ठीक है, चलिए भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं कौन से? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमने पढ़ा था उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है? तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु के साथ साथ पंजाब में भी होती है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वह पंजाब और तमिलनाडु होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 51 तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह आप लोग तमिलनाडु में शरदकालीन सर्दियों के समय जो वर्षा होती है उन कारणों का क्या नाम है? पश्चिम विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो दोस्तों भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिम विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वह क्या होगा बताइए? बताइए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या कौन सा? तो हमने पढ़ा था उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो हमने पढ़ा था तमिलनाडु में मिलती है। नेक्स्ट 53 कथन है ए और बी, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है नहीं होती? हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन एक्चुअली जो आर है वह इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए 54 प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। मतलब उच्च दाब जो दाब होता है वायुमंडलीय वह उच्च होता है
और वायुताप निम्न कम होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें आपका ए सही है और आर गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो हमने भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो यह वर्षा होती है आपकी उत्तर पश्चिम में। किसमें? उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है। कारण क्या होता है? पश्चिम विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिम विक्षोभ। और इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी होती है। तो उत्तर पश्चिम में वर्षा इसकी अधिक होती है, कारण होता है पश्चिम विक्षोभों से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज मॉनसून और वर्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर इसमें कोई कमी है तो आपको कमेंट में आप लिख के भेजिए, उस पर पूरी इम्प्रूवमेंट की जाएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस साथ बने रहिए, इसको पढ़ते रहिए। विश्वास दिलाता हूँ कि आपका नंबर इस बार कंफर्म होगा। जीएस का एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करके आओगे दोस्तों। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।